नमस्कार। पूरा सच के इस वीकली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं एनके सिंह। कोरोना अपनी शबाब पे था। पहली लहर आई हुई थी। 12 मई को देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया और उसमें कहा कि साहब, ये आपदा को अवसर में बदलना है। सुन के दहशत में सारे सारे लोग थे, लिहाजा बहुत अच्छा लगा कि आपदा को अवसर में कैसे बदलेंगे। और मोदी जी ने काफी लंबी तकरीर की। वो दिन और आज का दिन, देश आपदा में अवसर तलाश रहा है। लेकिन आपदा में अवसर की जो ये बात कही थी, उसके लिए उन्होंने सबूत क्या दिया, तस्दीक क्या की। उन्होंने अगला सेंटेंस कहा कि देखिए, यहाँ पे एक भी पीपीई किट नहीं बनते थे। आज प्रतिदिन 2 लाख पीपीई किट बन रहे हैं। ऐसे उन्होंने कुछ और चीजें बताई कि ये नहीं बनता था। जाहिर है कि कोरोना नहीं था तो पीपीई किट क्यों बनेगा। और अगर यही उपलब्धि है तो, क्योंकि उस समय तो वो आदमी जो कि पराठा बेचता था, वो भी पीपीई किट बनाने लगा। तो वो एक अलग चीज थी। लेकिन खैर, अब ये मोदी जी की बात को आप थोड़ा सा डांट बांध के किनारे रखते हैं कि मोदी जी ऐसे नेता हैं जो कि आपदा में भी अवसर देख लेते हैं। बात सुनने में कितनी अच्छी लगती है। कितनी एक्टिविटी होगी उस देश का रहनुमा, अगर वो इतना वाइब्रेंट होगा आइडियाज को लेके कि आपदा में भी वो देख लेगा। अब आपको हम इसका रिवर्स साइड बताते हैं कि इस देश में कैसे अवसर को आपदा में बदल दिया पिछले 8 सालों में। अवसर को, और वो अवसर जो अब फिर नहीं आएगा, 200-400 साल नहीं आएगा। यूएनओ, हमारी जो यूएनएफडीए एक बॉडी है जो पॉपुलेशन वगैरह को देखती है, काफी मकबूल बॉडी है। यूएनएफडीए ने एक फ्रेज कॉइन किया, डेमोग्राफिक डिविडेंड। मोदी जी जब से आए बहुत उसका नाम लेते हैं कि भारत में हमारी युवा शक्ति का डेमोग्राफिक डिविडेंड है और हम इसका लाभ लेंगे, जिसको सांख्यिकी लाभ कहते हैं हिंदी में। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड लेंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड में ये माना गया, भारत में जब आंकड़े देखे गए कि कितने लोग, मैं इसकी परिभाषा बता दूं जो यूएनएफडीए ने की है। इसकी परिभाषा ये है कि उस काल में जब देश में क्रियात्मक संख्या, पॉपुलेशन, आबादी, यानी 15 से 64 साल के लोगों की आबादी 14 साल से नीचे के बच्चों और 65 साल से ऊपर के बूढ़ों के योग से ज्यादा हो जाए तो इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। कि हमारे यहाँ युवा क्रियाशील पॉपुलेशन ज्यादा है निष्क्रिय पॉपुलेशन से, जो प्रोडक्टिव प्रोसेस में योगदान नहीं करते। इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का साल मानते हैं। भारत में ये वर्ष 2018 में आया। और हकीकत ये है कि इसके 5 साल पहले से हम लोग कह रहे थे कि भारत में वो फेज आ गया है। ये फेज 2018 से करीब 36 साल रहने जा रहा है और 2055 में 37 साल रहने जा रहा है। 2055 में ये खत्म होगा। लेकिन इसका जो पीक होगा यूथ का, जो 19 ईयर से कम के यूथ हैं, उसका पीक तो अभी आ गया है 2018 में जब हमारा शुरू हुआ था। अब 20 साल तक ये चलेगा और 20 साल के बाद चाइना जहां है वहां हम पहुंच जाएंगे और फिर ये ढलने लगेगा। और ये माना जाता है दुनिया में, जापान उसका उदाहरण है, सिंगापुर उदाहरण है, साउथ कोरिया उदाहरण है, चाइना खुद उदाहरण है कि उन्होंने जब डेमोग्राफिक डिविडेंड देखा कि हमारा यूथ पॉपुलेशन आ रहा है तो उन्होंने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे जम के खर्च किया। तो जो युवा पैदा हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ, वो स्वस्थ था, मानसिक रूप से स्वस्थ था। और आप जानते हैं कि अगर माल न्यूट्रिशन है और उसमें एक बच्चा पैदा हुआ है तो वो ठूंठ पैदा होगा, स्टंटेड जिसे कहते हैं, वो वेस्टेड पैदा होगा, दुबला पतला होगा। और ऐसे बच्चे
लाइफ में, प्रोडक्टिव प्रोसेस में, लाइफ में जो करियर पाथ है उनका बहुत अच्छा नहीं रहता है। अगर चाइल्ड वेट एट बर्थ, बचपने में उनका वजन कम है, तो वो नागरिक बहुत अच्छे नहीं बने। उसी तरह अगर वो स्टंटेड है, और ये WHO का सेट एक प्रिंसिपल है कि ऐसे बच्चे समाज में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे, खास करके प्रोडक्टिव सिस्टम में। अब आप गौर कीजिए कि क्या किसी लीडर के लिए इससे बड़ा एक मौका मिलता है, ऐसी इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी जिसे हम अवसर कहते हैं, क्या कभी मिल सकती थी? 2013 मोदी जी लगभग तय था कि अब प्रधानमंत्री बनेंगे। संघ ने परमिशन दे दी थी, संघ ने रास्ता खोल दिया था, बीजेपी ने यह मान लिया कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट। उसी समय 2013 में जब पूरे शबाब पे था, उस समय एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसका नाम है एस्पिरिटो सैंटो। उसने भारत के लिए एक बात कही थी, मैं आपको पूरा पढ़ के पहले अंग्रेजी में सुनाता हूं, फिर हिंदी में बताता हूं। इन द एब्सेंस ऑफ कंड्यूसिव economic, social, and political conditions, India risks squandering its advantage by creating a young and angry population, and with it, and with it, conditions for social unrest and economic disaster. भारत एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में मिल सकती थी, वो अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दशाओं को खराब करके इस एडवांटेज को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा है। और इसमें जो यंग यूथ पैदा होगा वो आक्रोशित होगा। आक्रोशित होगा तो सामाजिक अनरेस्ट पैदा होगा, तनाव पैदा होगा, और जिसकी वजह से आर्थिक डिसास्टर होगा, मतलब अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। ये 2013 में कहा था कि इन यूथ को ये आक्रोशित होंगे। आज ये यूथ ईंटा लेके खड़ा है, पेट्रोल लेके इंजन जला रहा है, ट्रेन जला रहा है। और ये 2013 में कहा था जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के मुहाने पे खड़े थे। किसी भी नेता के लिए ये वार्निंग थी। उसके बाद तमाम इकोनॉमिस्ट ने, तमाम डेमोग्राफिक के एक्सपर्ट ने कहा कि भारत मिस कर जाएगा ये अपॉर्चुनिटी अगर अभी से शिक्षा और स्वास्थ्य में नौनिहाल जो पैदा हो रहे हैं, जो आगे मार्केट में आएंगे, युवा बन के रोजगार लेंगे, अगर ये उनमें ये खर्च नहीं करता है। जापान ने किया, और आप जानते हैं जापान ने जब किया तो पहले 10 साल में 5 साल उसका ग्रोथ रेट डबल डिजिट रहा, 2 साल 8% रहा, 1 साल 7% रहा। चीन ने 1994 में शुरू किया, उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड का साल शुरू हुआ 1994 में। और आपको ताज्जुब होगा, हालांकि ये भी बात है कि जो रिफॉर्म्स थे वो डेंग सियाओपिंग ने पहले ही से शुरू कर दिया था, 1978 में ही शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था वो 1994 में आया। और आप ताज्जुब करेंगे कि 1994 के पहले 10 साल चीन का जो ग्रोथ रेट था वो न केवल डबल डिजिट था, वो साल और आज का साल लगभग 18 साल हो रहे हैं, 28 साल हो रहे हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि चीन का ग्रोथ रेट 2 सालों को छोड़ के कभी भी 8% से कम नहीं रहा, इधर का छोड़ के, जो हाल के कुछ स्थितियां हैं। तो आपको सामने आपका पड़ोसी उदाहरण है, साउथ कोरिया उदाहरण है, सिंगापुर उदाहरण है, जापान उदाहरण है, लेकिन आपने उससे नहीं सीखा। नतीजा क्या हुआ? 2015-16 में भारत के बजट का 3.8% शिक्षा पे खर्च होता था, आज वो घट के 3.4 हो गया।
आपने मिस कर दी वो अपॉर्चुनिटी। आज भी लड़के, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है एनएफएचएस फिफ्थ की, जिसमें कहा जा रहा है कि हमारे बच्चे पहले से ज्यादा स्टंटेड हैं। कुछ क्षेत्रों में वो बच्चे ज्यादा ठूंठ है, माल न्यूट्रिशन कुछ क्षेत्रों में बढ़ गया है। इसीलिए मोदी जी ने चावल में वो कुछ विटामिन विटामिन डालना शुरू किया है। बहुत देर हो गई मोदी जी, इनको आपने अखलाक, पहलू खां, तबरेज, जुनैद के धंधे में लगा दिया। कभी इनकी चिंता नहीं की कि इनकी शिक्षा हो। नतीजा क्या हुआ? हेल्थ में आप जीडीपी का आपने वादा किया था, नेशनल हेल्थ प्लान बनेगा। नेशनल हेल्थ बड़ा पार्लियामेंट में आपने जोर शोर से ऐलान किया उसका, और कहा कि जीडीपी को हम भारत के स्वास्थ्य में जो खर्च है वो जीडीपी का 2.5% करेंगे। घटते घटते वो 1% पे आ गया है। 1% पे वो स्वास्थ्य पे भी आपने मिस कर दिया। तो ये जो लड़के ईंटा चला रहे हैं, इनको गौर कीजिए, इनके चेहरे को देखिए, इनका दोष किसके ऊपर है? इनको आपने क्या कह के समाज में दिया था वादा? अरे अपॉर्चुनिटी तो छोड़िए, आपके पास सामने जो अपॉर्चुनिटी उसको आपने कैश नहीं किया। आज वो आपके हाथ 20 साल से तो आपके पास रह गए। 20 साल में ये खत्म होने जा रहा है। और उस यूथ को, जो कि आपके लिए एक मजबूत स्तंभ बनता, जापान की तरह भारत भी मजबूत होता है, चीन की तरह होता है, उस यूथ के हाथ पे आज आपने ईटा पकड़ा दिया है। गलत पॉलिसी, जॉब कैजुअलाइजेशन कर दिया है। और उसमें अजीब सी स्थिति है, मुझे याद आता है अदम गोडवी का एक शेर, मातम का नाम हाकिम ने जश्न रख दिया है। मातम का नाम हाकिम ने जश्न रख दिया है, रोती है अब रियाया ताली बजा बजा कर। रियाया ये पब्लिक नहीं है, पब्लिक तो आपको 5 साल बाद देख लेती है। रियाया आपके वो जो मंत्री हैं, जो संतरी हैं, जो कलेक्टर है, आपके यहाँ कव्वाली चलती है। एक जो मेन कव्वाल होता है वो कहता है आज क्यों हमसे पर्दा है, उसके बाद ताली बजा के सब कहते हैं पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है। यही उनका काम होता है। तो आज आपका एक मंत्री, जो कि आर्मी का जनरल भी रहा है, वो कह रहा, कौन कह रहा उनको यहाँ आने के लिए? कौन कह रहा है कि वो सेना में नौकरी लेने जाए? सेना समर्पण की चीज है, ये धंधे का चीज थोड़ी है कि आप जैसे चाहे सेना में आप लाभ की बात करें। किसी ने नहीं, सरकार ने हाथ थोड़ी जोड़ा है कि तुम आओ। जरा ये जवाब सोचिए, आपको खुश करने के लिए दिया गया है, लेकिन देश आक्रोशित हो जाता है जब इस तरह का आपके बयान आते हैं। आपका एक नेता बीजेपी का कहता है, अरे उनको तो हम बीजेपी कार्यालय में सिक्योरिटी में लगा देंगे। ये पर्दा है क्यों करवा रहे हैं? इससे जनता दुखी हो रही है, नाराज हो रही है। आपके जितने लोग आपके डिफेंस में आ रहे हैं, उनका मेंटल लेवल बहुत वीक है, उनका आर्गुमेंट पावर बहुत वीक है। लिहाजा आपको डिफेंड करने के चक्कर में वो स्थितियों को और बिगाड़ दे रहे हैं। आज मैंने देखा नोएडा का एक छोटा पुलिस अफसर है, वो भी कह रहा है कि साहब इतनी अच्छी स्कीम है ये। मतलब पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा आपने कि वो भी इस धंधे में लग जाए कि नहीं साहब पर्दा है, पर्दा है। ये आपने हालत कर दी है। आप जानते हैं कि इसकी स्कीम गलती हो गई है, ब्लंडर कर दिया है आपने। एक पेंशन के चक्कर में आपने समझा कि अरे साहब यहाँ तो जिसको चाहो रगड़ दो, तो लिहाजा इन लड़कों को भी रगड़ दिया जाएगा। आपने एक बहुत ही घटिया प्लान दे दिया, जिसका कोई विकल्प नहीं था। जॉब कैजुअलाइजेशन इतनी बड़ी चीज होती है, आपके समझ में उस समय नहीं आया, क्योंकि आप तो किससे पूछते नहीं है। नतीजा ये हुआ कि जॉब कैजुअलाइजेशन हो गया। और आप जानते हैं क्या स्थिति है लेटेस्ट? इस समय आपके जो करीब आधे युवा जो जॉब मार्केट में खड़े हैं, जिनको जॉब की जरूरत है, जो 15 साल से 29 साल एज ग्रुप में हैं, उनमें से आधे काम की इच्छा ही छोड़ बैठे हैं, क्योंकि मालूम है कि उनको काम नहीं मिलेगा।
ये स्थिति आज से 2004 में नहीं थी। 2004 में 63.4% लोगों को काम मिला था, आज 50% को भी नहीं है। 46 करोड़ लोग वापस गांव में चले गए हैं क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिली। कहाँ गया आपका आपदा आपदा में अवसर? ये तो अवसर आपने आपदा में बदल दिया। एक अच्छा खासा अवसर जो देश को सदियों तक, आप जरा सोचिए, अगर आपका जीडीपी कॉन्टिन्यूअस डबल डिजिट में रहता, 11, 12, 13, और ये 8 साल भी रह जाता, तो ये देश अगले 50 साल के लिए महफूज हो जाता। लेकिन आपने इन युवाओं को कभी इनसे टार्च जलवा के, कभी गो कोरोना गो दिया जलवा के इनको आपने क्रिपल कर दिया। और आप जानते हैं मोदी जी, आज भारत में जो 4 मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स है, उसमें एक की ही शिक्षा ऐसी है जो कि इंडस्ट्री उसको नौकरी दे सके। गौर कीजिएगा, आपके शिक्षा की क्वालिटी ये है कि मैनेजमेंट ग्रेजुएट 4 में से सिर्फ एक इस काबिल है कि उसको कोई छोटी मोटी नौकरी मैनेजमेंट की मिल जाए, इंडस्ट्री दे सके। अगला आंकड़ा सुनिए, 5 इंजीनियर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक है जो एम्प्लॉयबल है, मतलब कि जिसकी सलाहियत ऐसी है कि उसको नौकरी दी जाए। कहां जाएगा ये भारत? ग्रेजुएट 10 आपके ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक है जो कि नौकरी देने लायक है। लिहाजा आप डिग्री के उसमें ना रहिए, आप जिस तरह का शिक्षा दे रहे हैं, क्वालिटी जो आपके एजुकेशन की है, इसमें नौकरियां नहीं मिलेंगी। और चाइना से मुकाबला करना तो दूर की बात है, ये हिंदुस्तान वही रह जाए, मुझे लगता है कि डर है कि वो भी नहीं रहेगा। ये आपके जॉब की स्थिति है और आपने इनमें इन्वेस्ट नहीं किया। नतीजा ये है कि ये सड़क पे घूम रहा है। नौकरी के लिए, एक नौकरी के लिए 1000 लोग खड़े हैं और नहीं मिलती है, तो वो हाथ में फिर ईटा ले लेते हैं, पत्थर ले। आप अपने मंत्रियों को जो ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, फोंडा जस्टिफिकेशन, उससे रोकिए। गलती आप करें, और गलती आपने एक नहीं की है। वो जो अपॉर्चुनिटी 2013 में एस्पिरिटो इन्वेस्टर बैंक ने कहा था, आपको उससे सजग हो जाना चाहिए था। लेकिन आपने किया क्या? आप अचानक नोटबंदी ऐलान करते, इकोनॉमिक डिजास्टर का एक नया मरहला शुरू होता है। अभी वो बीता नहीं, खत्म भी नहीं हुआ था। आप जरा सोचिए, नोटबंदी आपने किससे पूछ के किया था? आपको लगा कि इस देश में डेवलपमेंट हमसे ज्यादा कौन जानता है, लिहाजा आपने कर दिया। खैर, ये आपका स्थायी भाव है कि आपकी अपनी चीज है, इसको कौन रोक सकता है। नोटबंदी के बाद आप जीएसटी ले आए, उसका इम्प्लीमेंटेशन के मॉडल्स जो बने थे वो फेल हो गए, लिहाजा जीएसटी दूसरा डिजास्टर था। जीएसटी अभी खत्म नहीं हुआ था, कोरोना झेलना पड़ा। और अब आप जो पॉलिसीज ला रहे हैं, इसमें एक भी नहीं है जो कॉन्स्ट्रक्टिव पॉलिसी हो। सिर्फ झुंझुना पकड़ाते हैं आप। मेक इन इंडिया फेल हो गया आपका। आपने स्किल इंडिया कहा था, आप जानते हैं का स्किल की क्या हालत है आपका? इस आपको एक मंत्री हटाना पड़ा। स्किल इंडिया दूर दूर तक आज नहीं है। लिहाजा जो अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी सामने थी और अब जा रही है हाथ से। 2022 में 4 साल हो गए हैं, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का साल था, 4 साल ऑलरेडी निकल गए। अगर आज आप उन बच्चों को खाना खुराक और स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे, तो उन्हें 15 साल लगेंगे, 15-16 साल लगेंगे। तब तक ये अपॉर्चुनिटी आपकी खत्म होने जा रही है। आपदा में अवसर तो छोड़िए, आपने एक बड़े अवसर को आपदा में बदल दिया। ये युवा इस समय ईटा लेके, पेट्रोल लेके नहीं जाएगा तो जाएगा कहां? इसके लिए कौन सा रास्ता आपने छोड़ा है? 45 करोड़ युवा, 46 करोड़ युवा अगर वापस गांव में इस डिसअपॉइंटमेंट के साथ चला जाए, इस नैराश्य भाव के साथ चला जाए कि नौकरियां तो अब मिलती नहीं है, और जो बाकी 45 हैं, जानते हो क्या कर रहे हैं? वो पकौड़े तल रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयड है। वो सिक्योरिटी गार्ड बन के 6000 रुपए में सैल्यूट करते हैं साहब लोगों को।
जो प्राइवेट में शौक रखते हैं सैल्यूट लेने का, ये वो वर्ग है। अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड इसलिए है कि उसकी सलाहियत ऐसी नहीं है कि इंडस्ट्री उसको ले सके। इंडस्ट्रीज भारत में वैसे भी बहुत बुरी हालत में है। तो ये डिसास्टर किसने क्रिएट किया? इस अवसर को किसने छोड़ा? एक जबरदस्त अवसर था आपके पास। चीन आपका उदाहरण था जिसने जम के स्वास्थ्य और शिक्षा में खर्च किया, लेकिन आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। और वो मिस कर गए तो अब थोड़े दिन बचे हैं। अगर 2-3 साल आप और कर दें तो शायद भारत का भाग्य बदल जाए, वरना स्थिति ऐसी है नहीं। आप याद करिए, जापान में ये 1964 में आया था और 40 साल रहा, 2004 में खत्म हुआ। चाइना में 1994 में आया था, 37 साल का है, 2037 में खत्म होगा। थाईलैंड में 1994 में, चाइना और थाईलैंड में लगभग एक साथ आया, 34 साल रहेगा, 2028 में खत्म होगा। ब्राजील में 2006 में आया था, 32 साल रहेगा, 2038 में खत्म होगा। भारत में 2018 में आया था, 37 साल रहेगा, 2055 में खत्म होगा। लेकिन इसका पीक 20 साल बाद आएगा और उसके बाद ढलान शुरू होगी। 20 साल आपके पास सिर्फ थे, 4 साल निकल गए हैं, 16 साल बाकी है। अगर आज भी ये सुध ले ले तो मुमकिन है कि ये भारत बच जाए, वरना वो डिसास्टर जिसके बारे में एस्पेरिटो बैंक ने कहा था, साफ दिखाई दे रहा कि ये युवा गुस्से में होगा, सोशल अनरेस्ट होगा, और ये सब चीजें आपके सामने हो रही हैं। आपने अभी अभी देखा किस तरह देश भर में दंगे फैले थे, और सिर्फ इसलिए कि आपका प्रवक्ता उल जलूल बातें करता है। और उसको आपके सारे मीडिया वाले लगे हैं ये बताने में कि साहब ये तो कोई साजिश है। इन युवाओं के भी आंदोलन को आपने बता दिया कि ये तो साहब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करा रहे हैं। आपने अपने गरेबान में झांक के देखा होता, ये पत्थर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नहीं पकड़ा रहे हैं, ये आपकी पॉलिसीज, आपका अहंकार पकड़ा रहा है। ट्रस्ट आप पे खत्म हो गया है। अब जब आप कहते हैं भाइयों बहनों आपदा को अवसर में बदल देंगे, तो कहता है यार पहले अवसर को तो आपदा में बदल दे। अवसर को तो आप आपदा में ना बदल कम से कम। तो ये यहां पे आके ये ठहर गया है। गौर से देखें, खतरनाक स्थिति होने जा रही है। साउथ कोरिया, सिंगापुर सब आपके सामने है, लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं है। आप फिर कोई नया सिलसिला शुरू कर कुछ नया जुमला दे देंगे। अच्छे जुमले देते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने चीफ सेक्रेटरीज के कॉन्फ्रेंस में, अच्छा आपके ये जो जुमले बताने वाले हैं अंग्रेजी, उनके फ्रेजिंग बड़ी अच्छी है। तो मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा था, कुछ ही समय पहले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाओ, आकांक्षी जिले, जो आकांक्षी जिले हो, जिनमें आकांक्षा हो, ये डेवलप करो। सुन के फिर अच्छा लगा था। अब आपने कहा कि ये तो सफल हो गया, आकांक्षी जिले का प्रोग्राम सब में आकांक्षा आ गई है। अब इनको इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाओ, आकांक्षा से प्रेरक जिले बनाओ। ये जुमले तो बहुत अच्छे लगते हैं, एक भी मुकम्मल हो पाते हैं क्या? अगर ये होते तो ये यूथ भाग के फिर वापस गांव में न जाता। आज डेमोग्राफिक डिविडेंड को आपने खत्म कर दिया। ये सदियों में एक बार आता है, लेकिन वो डिविडेंड आपका कराहता हुआ वो बच्चा, जो शिशु पैदा हो रहा है, वो नाटा है, पतला है, स्टंटेड है, वेस्टेड है, चाइल्ड वेट एट बर्थ कम है। कैसा नागरिक वो बनेगा? इसलिए कि उसमें कुपोषण है, और एक्यूट कुपोषण, माल नरिशमेंट, ये केसेस आपके कई जिलों में बहुत खतरनाक है, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज से भी नीचे के लेवल पे हैं। आप उनको एक पोषण भी सही नहीं दे पा रहे हैं, जबकि एक कैंपेन इसके लिए होना चाहिए। ये सैनिटाइज्ड जब प्राइम मिनिस्टर चलता है तो उसके बाद पूरा का पूरा इलाका सैनिटाइज्ड हो सकता है। सच पूछिए तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसमें एक पानी का बोतल आपको दिखाई दे जाता है, कैमरा लगा रहता है, आप उठा के उसको लेते हैं, कैमरा देखता है, और पूरा जो गोदी मीडिया है उसको दिखाता है। इससे कुछ होता नहीं है।
हम सब माँ को प्यार करते हैं, अगाध प्यार करते हैं, पर कैमरे पे नहीं करते। इसलिए जो कर रहे हैं, उसकी जगह गौर कीजिएगा, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटी डेमोग्राफिक डिविडेंड की है, जो लगभग हम मिस करने जा रहे हैं। मोदी जी, सिर्फ 2-3 साल बचे हुए हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो इतिहास इसका लेखा जोखा लेगा और इतिहास बड़ा निर्दयी होता है। ये मैंने पहले भी कहा था, आज एक बार फिर कह रहा हूं। इस हफ्ते के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी और मुद्दे पे मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।